अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आपसे थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अहम मैच में हरा दिया है और इस हार के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें और कम हो गई हैं। पाकिस्तान के बाकी मैचेस मुश्किल टीमों से हैं और वो पाकिस्तान को जीतने भी होंगे मगर पहली दफ़ा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वनडे में शिकस्त दी है और ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त है। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है, इंडिया से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा, आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान हार गया है। बुरी फील्डिंग की, बुरी बॉलिंग की, बुरी कप्तानी नजर आई और पाकिस्तान की हार की सूरत में फिर नतीजा नजर आया है जिससे पाकिस्तानी शायकीन मायूस हैं। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। अफगानिस्तान ने आउट क्लास किया है पाकिस्तान को। पहले एक प्रेशर बनाकर रखा, फिर भी लग रहा था कि शायद टोटल हमने अच्छा बना लिया है, मगर उसके बाद जो बैटिंग की वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पर उन्होंने आखिर तक डोमिनेट किया। 2 खिलाड़ियों को सिर्फ पाकिस्तान आउट कर पाया और अफगानिस्तान ने आसानी से ये टोटल हासिल कर लिया है। सिकू भाई, रज़ाक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, बहुत ही एक अफसोस का दिन है पाकिस्तान के शायकीन के लिए। हारे तो हैं मगर शायद वर्ल्ड कप से भी हम बाहर होने जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में इंतहा से ज्यादा वीक परफॉर्मेंस। बिल्कुल आप सही कह रहे हो शाहज़ेब, अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब हमें 4 मैच जीतने हैं, उनमें से 2 मैच तो जो है 3 मैच रह गए, तीनों के 3 जीतने हैं। इंग्लैंड से भी जीतना है जो कि जख्मी हुआ है और बहुत खतरनाक मूड में होगा, हमने साउथ अफ्रीका से जीतना है और हमें बांग्लादेश से जीतना है। अगर हम ये जीतेंगे, भाई न्यूजीलैंड से भी जीतना है अभी। हाँ, न्यूजीलैंड भी 4 मैच। आप बताएं कि कितना मुश्किल लग रहा है कि इन 4 टीमों को हराकर आप सेमीफाइनल तक पहुंचे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं शाहज़ेब, हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मैं अगर ये बोलूंगा कि फिर लोग कहेंगे कि जी आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। मैं कब से कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि उससे 2 साल से कह रहा हूं कि स्पिनर्स हमारे पास नहीं है। आपने जब इस सब कॉन्टिनेंट में खेलना है तो आपको अच्छे स्पिनर्स बनाने हैं, मगर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि नए बच्चे को खिला लें, किसी को देख लें, ट्राई कर लें। क्रिकेट बोर्ड जो है वो लड़के चला रहे, जो टीम है वो लड़के चला रहे। क्रिकेट बोर्ड तो अपने मसले मसाइल में लगा हुआ है कि अदालत में केसेस चल रहे हैं। ये लड़के अपने पसंद के, मन पसंद के, अपने दोस्तों के साथ जो उनके ग्रुप में है उनको लेके चलते हैं। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान की टीम को बनाए कि कोई नया फास्ट बॉलर अंदर इंडक्ट कर ले। आपके पास क्या बैठा हुआ है? आप अभी किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मोहम्मद वसीम बेचारा बैठा हुआ है जो इतनी बुरी तरह मार खा गया। अगर आप किसी बैट्समैन को डालना चाहते हैं तो आपके पास बाहर कौन बैठा हुआ है? मोहम्मद हारिस बैठा हुआ है जो बेचारा खुद जुमा 4 दिन हुए उसको आए हुए। उसको कौन लेकर गया, क्यों लेकर गया? तो मैंने पहले भी सवाल उठाया था। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अब इस वर्ल्ड कप में कंप्लीट फेलियर हो गए। आपने कोई तैयारी नहीं की। वर्ल्ड कप से पहले सब दुनिया भर घूमते रहे, खेलते रहे, किसी ने सोचा तक नहीं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमारे साथ वहां क्या होना है। कुछ नहीं किया हमने, मगर अब फेल हो गए। मगर रज़ाक भाई, ज़ाहिर ये सारी बातें सिकू भाई क्या करते थे, ये दुरुस्त कह रहे हैं, स्पिनर्स के भी हवाले से, मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी। मगर ऐसा लगता था एशिया कप से पहले कि जी बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी है मगर हमें शायद मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम कंप्लीटली आउट क्लास हो रहे हैं, पहले एशिया कप में और फिर वर्ल्ड कप में। सारा का सारा ना कोई कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। 15-16 रन तो हमने आज मिस फील्डिंग में दिए हैं जो कि छोटी टीमें नहीं कर रही हैं। इस किस्म की फील्डिंग जो हम करते नजर आ रहे थे, कैप्टेंसी बहुत बुरी नजर आ रही है। क्या हो रहा है रज़ाक भाई? शाहज़ेब भाई देखें, सीधी बात ये है कि जब पाकिस्तान के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो ये फिर कहना नहीं जरूरी चाहिए कि वो इस काबिल नहीं थे या उस मेरिट पर नहीं आते। जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ होता है तो पाकिस्तान टीम में आता है। बात ये है कि आपने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है अपने अंदर, जो कप्तान के या कोचेस के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब जो भी प्लेयर उसमें इंटर होता है तो वो क्या सीखता है वहां पे, क्या आया उसको उस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है जिस तरह का एक इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पे जाके प्लेयर को ये मिलता है कि जी आपने अपने लिए खेलना है, आपने नीचे नीचे खेलना है, आपने शॉट नहीं मारनी, आप आउट हो जाएंगे, टीम से बाहर हो जाएंगे, तो रन बॉल खेल लें, नीचे नीचे खेल लें। और 50 ओवर का मैच जब खेलने जाते हैं तो पहले ही आप ज्यूम कर लेते हैं कि 260 270 स्कोर बड़ा होगा इस टोटल पे। तो ये क्रिकेट नहीं है। आप जिनको भी लेके आएंगे वो भी इनकी तरह ही हो जाएंगे। बात ये है कि हमारे पास इनके अलावा कोई और प्लेयर बचा ही नहीं है। जो हम पिछले 2-3 सालों से इन्हीं को देख रहे हैं, यही खेल रहे हैं, यही परफॉर्म कर रहे हैं, यही मैच हरवा रहे हैं, यही मैच जितवा रहे हैं।
वर्ल्ड कप के मैचेस में हमेशा प्रेशर होता है, यहाँ पे आपको विल पावर दिखानी पड़ती है, आपकी इंटेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर देखें अब्दुल्ला शफीक जब बाबर आजम क्रीज पे आए तो अब्दुल्ला शफीक ने एक बाउंड्री नहीं मारी। मतलब कि ये आप क्या सिखा रहे हैं यंगस्टर को, क्योंकि वो क्या मुझे पता है सीखेंगे। पहले वो चौके भी मार रहे थे, छक्के भी मार रहे थे, तो जी उसके बाद हमारे जो कैप्टन है उन्होंने 50-60 रन बनाने तक उनकी सिर्फ 3 बाउंड्री थी, वो भी अर्ली ऑन पहले 2 ओवरों में जो मारी है उन्होंने। उसके बाद फिर डॉट और रन, डॉट और सिंगल, डॉट सिंगल। हमने 30 ओवर बड़े गंदे खेले हैं। हम इस तरह नहीं, हमारी इस तरह की टीम नहीं थी। हमने किसी बॉलर पे चार्ज नहीं लिया कि जी बॉलर ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है। अगर आप किसी पे अटैक करेंगे तो फिर वो पीछे हटेगा ना बॉलर। हमारे बॉलर बुरे नहीं है, हमारे बॉलर बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया, तरीके शॉटें खेली हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने बस कहा था कि 160 बहुत है, हमारी टीम जो है डिफेंड कर लेगी, अफगानिस्तान कभी जीत नहीं सकती। ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आपने हिस्ट्री बना दी है और रियली सॉरी टू से कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पे चढ़ के आएगी और उसका कॉन्फिडेंस और बहाल होगा और पाकिस्तान से भी मैच जीतना हमें मुश्किल हो जाएंगे। और सिकू भाई, शुरू में नज़र आ रहा था कि, और हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि भारतीय बॉलर्स विकेट टू विकेट बॉल करके बैट्समैन को प्रेशर में लेके आते हैं और वहाँ से फिर वो विकेटें भी मिलती हैं। लाजमी नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलों पे उनको विकेटें मिल रही हो, मगर विकेट टू विकेट कराते हैं, बैट्समैन प्रेशर में आता है, रन नहीं निकाल पा रहा होता है और आउट होता है। आज नज़र आ रहा था कि जब विकेट टू विकेट जो भी बॉल होती थी, अफगानी प्लेयर्स उस पर स्ट्रगल कर रहे थे, अफगान प्लेयर्स, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी हो, फिर हारिस रऊफ तो शुरू में बहुत ही पिटे, हम फिर भी विकेट टू विकेट भी नहीं बॉल कर पा रहे थे, जिसके वजह से पिटे भी और फिर मिस फील्डिंग भी होती रही। देखो, आपने देखा होगा कि भारत के पांड्या अनफिट हुआ, उन्होंने किसको खिलाया? शामी को, उसने आके 5 आउट कर दिए। क्या हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है? हमारे पास कोई ऐसा बॉलर मौजूद है कि जो बाहर से, जो कि बेंच पे बैठा हुआ, हम उसको बोले बेटा तू आजा, शाहीन अफरीदी अनफिट खेले जा रहे हैं, वो देखे ना, वो भी अनफिट है, कितनी ज्यादती की बात है। इफ यू आर अनफिट यू शुड नॉट प्ले, या तो फिर आप 100% दें। आपको साफ नजर आ रहा है कि यू कैन नॉट बोल प्रॉपर्ली। सारी दुनिया कह रही है कि आपका स्विंग खत्म हो गया, सारी दुनिया कह रही है कि आप में जो स्पार्क था वो खत्म हो गया। इसकी बेसिक वजह ये है कि यू आर अनफिट। आपने खेला, मैं तो खेलूंगा, मैं तो वर्ल्ड कप खेलूंगा। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि सबसे बड़ी वजह हमारी टीम के डाउनफॉल की क्या है। हम खेलते हैं T20 क्रिकेट, आसान होती है, 4 ओवर की क्रिकेट होती है, आपने 4 ओवर कराया, घर बैठ गए। दूसरी क्रिकेट कौन सी है? यहाँ ये जाके पैसे बनाते हैं, वो है T10। या T10 कोई क्रिकेट है? या T10 का बेहतर है आप सड़क के ऊपर जो है टेप बॉल से खेल ले। सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर ये लोग जाकर खेलते हैं T10, ये खेलते हैं T20। ये भूल गए हैं कि एक वनडे क्रिकेट भी होती है। और सिर्फ ये इनमें से कौन सा लड़का है, इनसे पूछें कि आखिरी 4 दिन का मैच खेला जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में? कोई नहीं खेलता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर क्रिकेट सही करनी है, ये रूल बनाना चाहिए कि हर लड़का 4 दिन की क्रिकेट खेलेगा। अगर वो नहीं खेलेगा, ना वो पाकिस्तान से खेल सकता है, ना वो PSL खेलेगा। आप देखिए, ये सब खेलेंगे, ये लोग कोई क्रिकेट नहीं खेलते, ये सिर्फ T20 खुश है। अच्छा, एक और चीज मैं फिर कहूंगा, प्लीज बुरा ना मनाएं ये लड़के कि ये सेल्फिश क्यों हैं। ये चाहते हैं कि ये नंबर 1 रहे। जब ये नंबर 1 होते हैं, ये टॉप पे होते हैं, तो इनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इनका जो एजेंट है वो जाकर कहता है कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, तो आप जो है इसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दें। इसी तरह एक और लड़का था जो प्रीवियसली सिर्फ पाकिस्तान टीम में रहना चाहता था, कहीं से बाय हुक और बाय क्रुक, इसलिए कि जो वो बाहर खेलता था, पाकिस्तान में रहने की वजह से उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से टीम खराब हो गई। रज़ाक भाई, ये विकेट टू विकेट बॉल करने में, क्योंकि टोटल बुरा नहीं था, शुरू में एक प्रेशर पड़ता उन पर, हम ऐसी बाहर बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से शुरू में तो नज़र आया कि जो 70-80 रन में से 14-15 तो चौके मारे हुए थे अफगान प्लेयर्स ने। उन्हें मुसलसल हम विकेट टू विकेट बॉल नहीं करा पा रहे थे, रन रेट कंट्रोल करके प्रेशर में डाल के उन्हें बैड शॉट्स खेलने पे मजबूर नहीं कर पा रहे थे। क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है हमारे बॉलर्स की? शायद सीधी बात यह है कि बॉलर को पहले ओवर या दूसरे ओवर पता चल जाता है ये विकेट कैसा है, विकेट स्पॉट मिल रही कि नहीं मिल रही। हाँ, विकेट में ये था कि जो हसन अली जब आए हैं उस वक्त थोड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा था, विकेट टू विकेट लाके वो हिट कर रहा था, वो विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, रन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे इस पिच पे ये रन जो थे ना वो थोड़े से कम लग रहे थे। इवन के अफगानिस्तान के बैट्समैन बहुत स्लो खेल रहे हैं, गुरबाज और वो जो उनके ओपनर थे वो खेल रहे थे। उस वक्त ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि 45 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। अगर गुरबाज आउट ना होता तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाना था। हसन अली ने आके इनको बताया है कि विकेट टू विकेट कैसे बॉलिंग की जाती है,
अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हारिस रऊफ है, शाहीन है, इनकी लाइनअप अगर देखी जाए, इनके जितने 9 ओवर किए हैं, इनका तकरीबन मेरे हिसाब से 70% जो है ना, इन्होंने बॉल वाइड ऑफ द स्टंप किए हैं, अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो। हसन अली ऐसे बॉलर थे जिनको थोड़ी सी मूवमेंट मिली है और उन्होंने बताया कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। हमारे बॉलर्स अगर इस लेंथ पे करते, जैसे हारिस रऊफ ने पहला ओवर किया है, अगर उस पहले ओवर में अच्छा ओवर करते तो वो कॉन्फिडेंस आता, एक आधी विकेट मिलती। तो विकेट ना मिलने की वजह से भी मैं समझता हूँ हमारे बॉलर अंडर प्रेशर हुए हैं। पर अफगानिस्तान बिल्कुल स्लो खेला है, बिल्कुल नर्वस होकर खेला है, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान से जीत सकते हैं। हमने बॉलिंग और फील्डिंग, ये 2 डिपार्टमेंट में हमने ऐसा किया है कि जिसकी वजह, ये सारा प्रेशर जो पड़ा है हमारा, ये बैटिंग की वजह से पड़ा है। हमारे जो बैट्समैनों ने बैटिंग की है उसकी वजह से पड़ा है। अगर इफ्तिखार स्कोर ना करते तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ पाकिस्तान 1 विकेट मैच हार जाता। और मुझे ये बताइएगा सिकू भाई, कप्तानी जब हसन अली की बॉल बाकायदा नज़र आ रहा था कि जी अब इम्पैक्ट डाल रही है, रन बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई दूसरे एंड से भी फास्ट बॉलर को लेके आना चाहिए, मगर शादाब को लेके आए, उसको 2 चौके पड़ गए, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो कॉन्फिडेंस था वो अपनी जगह पर मौजूद था अफगान प्लेयर्स का, वो गेन कर लेते थे। क्या इतनी डिफेंसिव कप्तानी आखिर में भी नज़र आ रहा था कि जब रन बचाने हैं तो थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग हो जाए, वो भी नहीं कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि बाबर को फिक्र ये है कि 49वां और 50वां ओवर कब कराएगा, हालांकि उस वक्त कौन कराएगा, हालांकि 36वां 37वां ओवर चल रहा था। आपको लगता है कप्तानी में बहुत डिफेंसिव अप्रोच भी, एक बुरी कप्तानी भी आज हार की वजह है? देखिए, एशिया कप में जो आप प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त आपने जब मुझे ऑनलाइन लिया था, मैंने यही कहा था कि सारा वर्ल्ड कप डिपेंड करेगा हम कप्तानी कैसे करते हैं। बाबर जो है वो बॉर्न कैप्टन नहीं है, वो कप्तान वो है कि जो चीजें पहली सोच के जहन में आ जाता है कि मैंने, जैसे अभी आपने कहा कि मैं आखिरी ओवर इससे कराऊंगा, तीसरा ओवर इससे कराऊंगा, इस तरह नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो 36वां ओवर था जब हसन अली का गेंद स्विंग होना शुरू हुआ था, हल्का सा वो रिवर्स हुआ है जिसमें उसने कॉट बैंड किया, उसको फौरन अटैक करवाना चाहिए था ना दोनों तरफ से, कोई स्लिप नहीं खड़ी की उस वक्त अटैक करने के लिए। भाई आपका गेंद हिलना शुरू हो गया, आपका ब्रेक थ्रू मिला है, आप आउट करके ही जीतोगे ना। आप जो कह रहे हो ना कि विकेट टू विकेट बॉल में वो चीज नजर नहीं आ रही है, अब आप गौर से देखें तो शाहीन की जो बॉलिंग में जो पेनिट्रेशन थी, जो उसका वेनम था, वो खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं, उसका गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा, उसका वो जो स्टाइल था, आप वो विकेट टू विकेट बॉल भी कर ले तो गेंद स्विंग नहीं हो रहा तो क्या कर लेगा। उसकी जो क्वालिटी थी गेंद कराने की, जो बढ़ के अंदर आता था, वो सब कुछ खत्म हुआ है। उसकी इंजरी है, वो सही हाथ नहीं लग रहा, वो जबरदस्ती खेल रहा है, मुझे नहीं पता, मगर उसकी वो बॉल है ही नहीं। अब विकेट टू विकेट गेंद भी करा ले, कुछ नहीं। अब उसको शादाब को देखें कितनी देर में लाया, सबसे सीनियर खिलाड़ी है, उसको वो लेकर आए 17-18 ओवर के बाद। भैया पहले लेकर आओ, सबसे सीनियर खिलाड़ी है, और कितनी शॉर्ट गेंदें की है शादाब ने। तो ये सारे बॉलर्स कंप्लीट फेलियर हो गए। वी हैव टू रीबिल्ड द टीम। रज़ाक भाई, कप्तानी जो है बाबर की कि कब अटैक करना है, कब कौन से बॉलर को यूज़ करना है, एक डिफेंसिव अप्रोच जो कि नज़र आ रहा था कि 30 से 40 ओवर में रन रेट स्लो हुआ, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, उन्होंने 45 ओवर में जीत लेना था, मगर उसके बावजूद वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर पाए, जिस पर बार बार कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। देखिए शायद कप्तानी को इतना बड़ा मसला नहीं है, आपके जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो बड़े सेंसिबल होने चाहिए। अगर कप्तानी में मसला आ रहा है तो वो बाहर बैठे क्या कर रहे हैं, बाहर बैठे बस वो या गाली निकाल सकते हैं या फिर अपना रंग लाल कर सकते हैं या इंप्रेशन दिखा सकते हैं, मैं बड़ा अफसोस हो रहा है। तो उनकी जॉब है, अगर वहां पे वो बैठे हुए हैं तो आप हर दूसरे ओवर के बाद मैसेज आ सकता है कि हाँ यहाँ पे इसको लगाया जाए। अगर उनको सेंस हो, उन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली हुई तो वो इनको क्या बताएंगे मुझे बता। जब उनको खुद अब अंदाजा नहीं है, उनको तो बस ये पता है कि हमने क्या लिखना है, क्या इन्होंने गलती की है, और इन्होंने मीटिंग में बता देना कि जी आपने ये किया, आपने ये चौका छोड़ा, आपने ये चौका छोड़ा, आपने ये बॉल गलत किया। अब ये उनकी जॉब है, जो एक रेडियो वाला कोई पता है कि जी पाकिस्तान ने क्या किया बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तो वो सबको पता है। को इनको ये ऑन द टाइम जब जरूरत होती है ग्राउंड में, जब कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, उसको पता है कि मुझे नहीं इन चीजों का अंदाजा, तो आपकी जॉब है आप उनके साथ वेल कनेक्टेड हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखें उनके साथ। हाँ इसको लगाना है, इशारे होते हैं आपके पास, लेग ही कराना है, आपने ऑफ स्पिनर कराना है, आपने सौद शकील को भी ट्राई कर सकते थे, वो भी नहीं आपने किया। आपने अगर हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद आपको पड़ गई थी कि हमारे पास ये 3-4 ओवर जो रह गए हैं वो कौन करवाएगा, तो इसलिए फिर स्पिनर को लाना पड़ा। हमारे पास वो इतनी डेप्थ ही नहीं थी। अगर नवाज खेल रहे होते तो वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर होते, यहाँ जैसी पिच थी वहां पे उनको हिट लगना मुश्किल थी। तो अब यही है जो इन्होंने सोचा है, जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। मैनेजमेंट का फॉल्ट है बेसिकली, बाबर का तो मुझे कोई फॉल्ट नजर नहीं आता।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। यानी आने वाले इलेक्शन से पहले मुमकिन तौर पर इमरान खान के खिलाफ एक और फैसला सामने आ सकता है। मगर इस वक्त चैलेंजेस का सामना सिर्फ इमरान खान को नहीं है, बल्कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी है। क्योंकि कल अगर नवाज शरीफ को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिला तो वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधा जेल जा सकते हैं, जिसकी वजह से नून लीग की कानूनी टीम कल इस्लामाबाद में होने वाली समाअत के लिए मुतहरिक हो चुकी है। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। 90 दिन में इंतखाबात से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं और तमाम तर मामलात की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मगर सबसे पहले बात करेंगे सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के केस की। आज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 9 या 10 मई के वाक़यात से मुताल्लिक तमाम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार देने का तारीखी फैसला दे दिया है और तमाम मुल्जिमान का केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपना मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने 4-1 की अक्सरियत से अपने फैसले में लिखा कि मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2 की झेली सेक्शन 1D की दोनों झेली शिकें और शिक 59 की झेली शिक 4 को गैर आइनी करार दिया जाता है। जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने इस हवाले से इख्तलाफ किया है और वो अपना अलग फैसला जारी करेंगे। मगर फैसले का जो बकिया हिस्सा है वो मुत्तफ़िका तौर पर 5 जजेस का है और वो फैसला ये है कि 103 मुल्जिमान की जो फहरिस्त अटॉर्नी जनरल ने फराहम की है, उन समेत जितने भी लोगों को 9 या 10 मई के वाक़यात में मुल्जिमान की फहरिस्त में डाला गया है, उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा, बल्कि उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट या कानून के मुताबिक कायम खुसूसी अदालतों में होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद के मिलिट्री ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उन्हें गैर कानूनी करार दिया जाता है। यानी मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया है और ये तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जबकि खुद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी ये एक बहुत अहम फैसला है। इससे पहले आज जब जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की तो दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि 21वीं आईनी तरमीम के जरिए दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी, तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है, इस कानून का इतलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है। आइन बुनियादी हुकूक की फराहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक की मौतली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की ये तशरीह करें कि जब दिल चाहे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं। दौरान समाअत फौजी तहवील में मौजूद 9 मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर भी बात हुई। इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 मई के वाक़े के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के हम ज़ेरे हिरासत हैं। मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। हम सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। मगर दौरान समाअत जब इन दरख्वास्तों का जिक्र आया तो बेंच के सरबराह जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि फौजी तहवील में अफराद की दरख्वास्तों के साथ बयान हल्फी नहीं है, जिसके बाद अदालत ने फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान की दरख्वास्तें वापस कर दी। दूसरी तरफ आज ही के दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आयद फर्द जुर्म की तफसीलात के मुताबिक FIA की जानिब से दायर केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 7 मार्च 2022 को अमरीका से मौसूल होने वाले खुफिया साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और उसका गलत इस्तेमाल किया। ये साइफर 2 मुल्कों यानी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह की खुफिया मालूमात के हवाले से था। इमरान खान ने वज़ारत उस्मा के ओहदे पर होते हुए ये खुफिया दस्तावेज़ यानी साइफर अपने पास रखा और इसमें मौजूद मालूमात जो 2 मुल्कों के दरमियान थी उसे ममनुआ जगह यानी जलसे में शेयर कर दिया। इमरान खान ने जानते बूझते हुए ये साइफर और इसमें मौजूद मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद से शेयर की, जिसके वो मजाज ही नहीं थे, जो कि रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। ये साइफर वज़ारत ख़ारजा ने इमरान खान पर एतमाद करते हुए उनके हवाले किया था, लेकिन इमरान खान ने अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए
इसे अपने पास रखा और साइफर और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर समझौता किया, जो कि रियासत की हिफाजत के लिए नुकसानदेह था। फर्द जुर्म के मुताबिक इमरान खान ने शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर बनीगाला में 28 मार्च को एक खुफिया मीटिंग की, जिसमें साइफर के मवाद को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार की गई। मुलजिम इमरान खान ने बदनीयती से इसे मैनिपुलेट किया ताकि कौमी सलामती की कीमत पर वो इसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म करते हुए मजीद लिखा कि एक साइफर की कॉपी जिस पर नंबर लगा हुआ था वो आपके दफ्तर भिजवाई गई, वो आपने बदनीयती से अपने पास रख ली और उसे वजारत खारजा को वापस नहीं भिजवाया, और वो साइफर की कॉपी अभी भी गैर कानूनी तौर पर आपके पास मौजूद है। और साइफर की कॉपी को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने और उसके गलत इस्तेमाल से आपने रियासत के पूरे साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान के सीक्रेट कम्युनिकेशन के जराए पर समझौता किया, और ऐसा करने पर आप पर यानी इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 5 और आर्टिकल 9 लागू होते हैं। जबकि केस में नामजद मुलजिम शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त वजीर खारजा होते हुए आपकी मदद और हौसला अफजाई की, इसलिए शाह महमूद कुरैशी पर भी वही दफात उसी तरह से लागू होती हैं जैसे इमरान खान पर इनफरादी तौर पर आयद की गई हैं। इसलिए मैं आप दोनों का इस केस में इन चार्जेस पर ट्रायल का हुक्म देता हूँ। मगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने जुर्म मानने से इनकार करते हुए केस से मुतालिक दीगर दस्तावेजात का मुतालबा कर दिया है। जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए केस के गवाहान को अगली समाअत में तलब कर लिया है। आज साइफर केस से मुतालिक अडियाला जेल में जो समाअत हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कमराए अदालत में नहीं बिठाया गया था, बल्कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आज जाली वाले कमरे में बिठाया गया था। जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने फर्द जुर्म को समझने से इनकार करते हुए कहा कि फर्द जुर्म हमें समझ नहीं आई है। साथ ही इमरान खान ने आज जज अब्दुल हसनात का शुक्रिया अदा किया कि उनके हुक्म पर इमरान खान की बरतानिया में मौजूद उनके बेटों से जेल हुकाम ने बात करा दी थी। और फिर इमरान खान ने जज से एक और फ़ोन करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि जज साहिब बैरून मुल्क एक और फ़ोन करना है, जिस पर जज अब्दुल हसनात ने कहा कि खान साहिब अब किसको बैरून मुल्क फ़ोन करना है, जिस पर इमरान खान ने जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुरा दिए। अब जहाँ इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में घेरा मजीद तंग हो गया है, तो वहीं नवाज शरीफ को फौरी रिलीफ मिल रहा है। मगर सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें कल भी रिलीफ मिल जाएगा या वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मगर बैरून मुल्क जाने से पहले 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल हो गई थी और वो बाहर आ गए थे। लेकिन फिर दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बाद में नवाज शरीफ ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त दायर की और फिर 28 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा सिर्फ 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल करके उन्हें जमानत दे दी और फिर नवाज शरीफ बरतानिया चले गए। लेकिन जब नवाज शरीफ वक्त पर वतन वापस नहीं आए और अदालत के सामने पेश नहीं हुए, तो दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और सजाओं के खिलाफ उनकी अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी। और अब नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद दोनों केसेस में सजाओं के खिलाफ अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिन पर कल समाअत होनी है। लेकिन अहम बात यह है कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी सजा सिर्फ 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल हुई थी। तो इस सूरत में कल की समाअत में ही नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा मुकम्मल तौर पर अगर मुअत्तल होगी तो ही वो आज़ाद हो पाएंगे। और अगर अदालत ने 8 हफ्तों की मुअत्तली बरकरार रखी तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। बात करेंगे हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। स्ट्रैटेजी क्या है? कल अगर नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, 2 मुकदमात में उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए, फौरी तौर पर सज़ा मुअत्तल हो अल अजीजिया में भी और फिर उन्हें घर जाने दिया जाए, ये अगर ना हो सका तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, ये सज़ाएँ जो हैं ये पहले भी मुअत्तल हो चुकी हैं और ये बड़े मुतनाज़िया केसेस थे और इनमें जो दूसरे मुल्ज़मान की जो इन अपीलों में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, कैप्टन सफदर साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा,
उनके ऊपर जो अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ जो है वो सामने आती है कि इन केसेस में बिल्कुल कोई जान नहीं है, और ये बड़ा जो है वो केसेस को दबाव में ला के जजेस को, अदालतों को ये सारे केसेस बनवाए गए। उसके बाद इनकी जो है वो सज़ाओं के लिए मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए, और ये सारा जो कुछ होता रहा है वो सारा जो है वो इन केसेस के साथ है वो सारी चीज़ें। मगर ज़ाहिर एवन फील्ड में कोई पोजीशन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को इसमें रिलीफ ना मिले। एवन फील्ड में तो ज़ाहिर है बरियत हो गई मरीम नवाज साहिबा की भी और कैप्टन सफदर साहब की भी, वो जजमेंट सस्पेंडेड थी। मगर जो अल-अज़ीज़िया है उसमें तो क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए जजमेंट को सस्पेंड किया गया था। अब अगर वो कल पेश होते हैं और आपको वो सस्पेंशन नहीं मिलती है बल्कि वापस उन्हें जेल जाना पड़ता है और सस्पेंशन में टाइम लगता है, तो इसकी तैयारी की हुई है या 100% कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होगा? नहीं, हमें 100% नहीं 200% इस बात के ऊपर यकीन है कि अदालत जो है वो इंसाफ करेगी, और वो अपीलें जो है उनकी समाअत होनी चाहिए। उन अपीलों में बड़ी जान है, बड़ी मजबूत हैं वो कानूनी लिहाज से भी, और इन केसेस के मतलब किसको नहीं मालूम कि किस तरह से उस वक्त की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है बाबा रहमत और बाबा ज़ैमत ने और उसके साथ जो मखसूस लोग थे उन्होंने किस तरह से मैनेज करके जो है वो अकामा से अपना जो है पनामा से अकामा, और फिर उसके बाद तनख्वाह ली नहीं है, ले सकते हैं। वो कौन सी को ब्लैक डिक्शनरी थी जिससे मानी तलाश किए गए। तो ये सारे जो इस तरह के ड्रामे जो मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज़ करने के लिए और मुल्क को पीछे धकेलने के लिए और इन हालात तक पहुंचाने के लिए जहां तक आज पहुंचा हुआ है, तो ये सारा कुछ जो किया गया है तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो किसी से छुपी हो। मगर राज साहब अगर जो है ये हमारा बनता है, जो केस के इंसाफ का तकाजा है कि मियां नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिलना चाहिए। केस के मेरिट्स पर सारे सवाल उठते रहे हैं। अगर एवरफील्ड सस्पेंडेड है, अल-अज़ीज़िया में खुद अरशद मलिक की वीडियो और बातें सामने आ गई थी, मगर अगर आपको सस्पेंशन मिल भी जाए तो अपील का फैसला आना जिसमें सज़ा का कलअदम होना अगर वो होती है तो उसमें टाइम लगेगा। नवाज शरीफ साहब अपने आप को एक सॉल्यूशन के तौर पर पेश कर रहे हैं, पड़ोसियों से ताल्लुकात, इकनॉमिक रिवाइवल, ये सारी बातें। वो खुद कैसे वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे या इलेक्शन लड़ पाएंगे? इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा अपीलों का फैसला? देखें, अगर अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हों तो ये 1 हफ्ते में फैसला आ सकता है। यानी इसमें 2-3 दिन से ज़्यादा हमारे वकला को जो है वो टाइम नहीं चाहिए होगा कि वो केस को जो है वो आर्गू करें, और 1 आध दिन जो है वो दूसरी तरफ से आर्गू होने के बाद ये फ़ैसला तो विदिन ए वीक आ सकता है। ये सिर्फ अदालत के इन केसेस, इन अपीलों को मुकर्रर करने की बात है, और इन अपीलों को मुकर्रर होना चाहिए। काफ़ी पुरानी अपीलें हैं ये, और वैसे भी ये इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है कि इस किस्म के जो केसेस हैं जो फैब्रिकेट हुए हों किसी के ख़िलाफ़, तो अदालतों को उनमें इंसाफ में जल्दी करनी चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और राज साहब, जब ज़ाहिर ये हक है नवाज शरीफ साहब का कि अगर उनके खिलाफ गलत केसेस आए थे तो उनको रिलीफ फ़ौरन मिलना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें वक्त लगे। मगर साथ ही फिर इमरान खान साहब के मामला जो हैं उसमें नज़र आता है कि कभी ओपन ट्रायल होगा, नहीं होगा, जजमेंट में टाइम लग रहा है, उनकी समातों में टाइम लग रहा है, उनकी ज़मानत के मामलात में टाइम लग रहा है। तो फिर जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा उससे उन्हें भी नहीं गुजरना चाहिए। मेरिट पर मामलात हों, बजाय इसके कि प्रोसेस मैनेज लग रहा हो और 5 साल बाद हम इसी साइकिल से गुजर रहे हों। अदालतों पर उसका दबाव भी पड़ेगा, और आप भी चाहते हैं या डिमांड करेंगे कि ऐसा हो? जी बिल्कुल, हम तो उनके केसेस में भी जो है वो जब तक हमारी गवर्नमेंट थी हमने तो भरपूर कोशिश की कि उनके केसेस को जो है वो उनको स्पीडी ट्रायल जो है वो दिया जाए, लेकिन वो तो खुद ही अदालतों में पेश नहीं होते थे। वो तो खुद ही जो है वो केसेस को लंबा करने के कोई ना कोई बहाने जो है वो तलाश करते रहते थे। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने 7 साल लगा दिए। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त में, एक केस में वो कोई मेरा ख्याल 13 दरख्वास्तें देते थे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी।
ताकि केस जो है वो उसका ट्रायल ना हो सके। मगर राजा साहब जो तो ये स्पीडी खुद ट्रायल उनकी है, तरफ से मगर ट्रायल राजा को- साहब स्पीडी ट्रायल फेयर ट्रायल की जमानत नहीं है ना। जैसे नवाज शरीफ साहब के टाइम पर एक मॉनिटरिंग जज लगाना, फिर 6 माह की उसको मुद्दत देना, फिर हर हाल में नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले पहले जेल में डालने के लिए सजा सुनाना, वो ट्रायल तो स्पीडी था मगर फेयर ट्रायल नहीं था। इसी तरीके से तोशा खाना केस में स्पीडी ट्रायल हुआ आखिर में, मगर वो फेयर ट्रायल के ऊपर सवालात उठ गए, तो उन्हें फेयर ट्रायल मिले ताकि यही ना खड़े हों 5 साल बाद। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं देखें, हम तो फेयर ट्रायल के रास्ते में हायल नहीं हैं। उनका मामला जो है वो अदालत के सुपुर्द है और अदालतों से जितना रिलीफ उनको मिलता रहा है, बल्कि अब भी मिल रहा है, उनको जेल में जिन सहूलतों के साथ रखा गया है, जिस तरह से अदालत की तरफ से जो है उन्हें हर किस्म की जो है वो सहूलत उन्हें फराहम की गई है और बाकी हर मामले में जिस तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है, तो उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गुंजाइश तो नहीं है। तो हम तो उसमें हमने तो कभी ये नहीं कहा कि उनको कोई जेल में सहूलत ना दी जाए या उनका जो है वो एसी उतारा जाए या उनको खाना ना दिया जाए, जिस तरह से वो खुद करते रहे हैं। मगर तो मगर और मगर राना आपको सल्लल्लाहु पता साहब ही है इस वक्त मसला ये है कि जिस तरीके से आप लोगों के खिलाफ जुडिशरी मुकम्मल तौर पर मैनेज थी, किस किस किस्म के केसेस बनाए गए, फिर जमानतें भी नहीं होती थी। ज़ाहिर इमरान खान साहब के भी मुतादिद केसेस में सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि किस तरीके से उनके ट्रायल हो रहा है फेयर ट्रायल के ऊपर, मगर उस तरीके से अदालत मैनेज है नहीं। आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, फिर आज मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, फिर जस्टिस काजी फैज़ल साहब जब चीफ जस्टिस हैं तो उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट उस तरह मैनेज हो जाए जिस तरीके से साकिब निसार की सरबराही में हो गई थी, ये नहीं मुमकिन नजर आता। तो आपको रिलीफ मिल भी जाए, आपको लगता है इमरान खान के खिलाफ ऐसी मैनेजमेंट हो जाएगी कि आपको इलेक्शन में बिल्कुल फ्री रन मिल रहा हो? नहीं देखें, हम इलेक्शन में बिल्कुल फ्री रन नहीं चाहते, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। और उसमें पीटीआई जो है वो एज सियासी जमात के हमने कभी भी ना ये सोचा है, ना हमने चाहा है कि वो पीटीआई बतौर सियासी जमात के जो है वो इलेक्शन में मौजूद ना हो। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है, उनको इस बात के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाए कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो ये तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता। ना इस मुल्क में कोई ऐसा कानून है, ना पूरी दुनिया में है कि एक आदमी को जुर्म इसलिए माफ़ कर दिया जाए, इसलिए प्रोसिक्यूट ना किया जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। तो जिन लोगों ने वो किया है वो फेस करें, वो प्रोसिक्यूशन फेस करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। अगर गुनाहगार हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लोग जो हैं वो हिस्सा लें और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मतलब मगर ये फ्री और फेयर कैसा है कि वैसे तो एब्सकॉन्डर हो फ़ारूक हबीब, मगर अगर जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर लें तो मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए फ़ारूक हबीब की, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना। फ्री और फेयर तो आप नहीं मांग रहे हैं, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, तो मामला ये है कि फिर फ़ारूक हबीब साहब या उस्मान डार साहब या शेख रशीद साहब जो कहते थे कि मौत जो है वो मेरी महबूबा है, तो अब अच्छी भली उनकी सेहत है, सबकी अच्छे भले कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा बन ठन के तैयार होके आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और फिर जो वो बातें करते हैं उन बातों के ऊपर हम क्यों ना यकीन करें। तो मामला ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं ना, वो खुद आपको कम से कम अपनी जमात के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। राजा साहब, आपको कम से कम यकीन नहीं करना चाहिए। आपने जो कुछ भुगता, जितना कुछ बुरा आपके साथ हुआ, उसके बावजूद आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते थे, हौसले के साथ बात करते थे, और ज़ाहिर है वो काबिल तारीफ़ हौसला था आपका। मगर ये लोग अगर आके बात कर रहे हैं और जिस हाल में बात कर रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए कि इसका यकीन किया जा सकता है, जो कुछ डिसअपियर होके, लापता होके आके कैमरों के सामने बात कर रहे हैं। नहीं शाहज़ेब, मामला ये है कि फिर अगर इतनी भी जुर्रत नहीं है कि वो आके सही बात कर सकें, अगर हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो सज़ाए मौत के केसेस बनाए और साथ ये कहा कि ये 3 गवाह हैं, इनका अगली तारीख पे बयान लेंगे और आपको सज़ा हो जाएगी, हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा दी, तो मामला ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि कल तक हम अपने लीडर, अपनी जमात के साथ 100% है, आज 1000% है, तो फिर ये जुर्रत करें ना, ये हौसला करें। और वरना फिर इस किस्म की गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए थी। वरना फिर 9 मई को जो इन्होंने किया, क्यों किया इन्होंने? फिर ना करते ये को हमारे कहने पर तो नहीं किया।
या किसी ने कोई मगर इनसे, साहब के ज़रा अगर जो है वो 9 मई की धोखाधड़ी से तो नहीं करवा दिया, और 9 मई इन्होंने किया है, और 9 मई सारा की इनका अपना किया धरा है। और 9 मई की फुटेज मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। आज अदालत का फैसला आ गया कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को चलना है, बहरहाल एक अच्छा फैसला है, सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, अगर एविडेंस मौजूद है उनमें ट्रायल कर लेना कि मिलिट्री ट्रायल हो रहे हो हम लोगों के। बहरहाल वो इनके केसेस जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो चलेंगे, चल सकते हैं, लेकिन ये एक मुतनाज़ा बेंच का जो है वो एक यानी मुतनाज़ा फ़ैसला है, और इस फैसले से सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान नहीं बल्कि इससे और बहुत सारे मुल्ज़मान, क्योंकि जिस जो है वो दफ़ा को 2D1 जो आर्मी एक्ट एक वैलिड लॉ है और इस वक्त मुल्क में जो है वो इन्फोर्स है, और 1952 से तकरीबन यानी पिछले जो है वो 70 साल से वो इन्फोर्स है। तो राना साहब ज़ाहिर एक तो रिव्यू का हक मौजूद है, ये तो फुल बेंच की तरफ चला जाएगा। एक तो अपील का हक मौजूद है, जैसे काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस हैं, उस रिव्यू के तहत वो इससे बड़ा बेंच बना देंगे। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, जब आपने कहा कि मुतनाज़ बेंच का है, इस बेंच में से जो 9 मई के हवाले से फैसला है, याया अफरीदी साहब ने भी उसके हक में ही फैसला दिया है कि 9 मई के जो लोग हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता। अब याया अफरीदी साहब तो कतई तौर पर कहीं से भी ना आप लोगों ने कभी उन पर एतराज़ उठाया ना उनकी जजमेंट्स मुतनाज़े हैं, तो उन्होंने भी यही बात की। तीसरी बात ये राना साहब के अच्छा है ना कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे इदरीस खटक साहब हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में उन्हें सज़ा सुनाई गई, आज तक नहीं पता चला, ना उसकी ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। तो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अच्छा है कि हम आगे बढ़ें बजाय इसके, क्योंकि वैसे तो मंशियात का कानून भी पुराना है, मगर मंशियात के कानून में आपको डाल दिया था ना, तो वो सही तो नहीं था, गलत था। नहीं शाहजेब, बात यह है कि जो किसी को गलत डाला जाए और उसको और फिर जिसको सही डाला जाए, दोनों में कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। सारी चीज़ें जो हैं वो उनको होलिस्टिक तरीके से जो है वो देखा जाना चाहिए। अब मामला ये है कि इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान उन लोगों का होगा जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स है। ये प्रोसीडिंग्स अब जो है वो अगर अदरवाइज़ उनका केस चलता तो मिलिट्री कोर्ट में मेरा ख्याल अगले 30 या 40 दिनों में उनका फैसला हो जाता। वो हाई कोर्ट आते, सुप्रीम कोर्ट आते, और मेरा ख्याल है कि शायद उनको अगर बरी ना भी होते तो उनको एक मेजर रिलीफ मिल जाता। अब वो लटके रहेंगे जब तक ये चीज़ें जो हैं किसी न किसी तरह से जो है वो ज़ेर बहस रहेंगी और मामला जो है ये आगे जो है वो चलता रहेगा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें अब हमारी अदालतों में तो जो है वो जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है इसको भी जो है वो स्टे कर दिया गया था। यहाँ पे तो अब तो है ना, अब तो आइन भी जो है उसको भी रीराइट कर दिया जाता है। आगे ये सारा कुछ भी तो हो रहा है ना। अपील में क्या इस हवाले से होता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, आगे पता चलेगा क्या होता है। हमारे सर हसन साहब मौजूद थे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। और एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से अहम रिमार्क्स आज सामने आए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस्तदा बार बार कर रही है तहरीक इंसाफ। क्या मामला हुआ आज आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। एक अहम मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं, और वो मामला है 90 दिन में इंतखाबात का, जिससे मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्तों पर समाअत की है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने वकील आबिद जुबैरी से पूछा कि मरदमशुमारी से मुताल्लिक मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कैसे गैर कानूनी था। इस पर आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस कानून में लिखा है कि निगरान वज़राए आला CCI में शिरकत नहीं कर सकते। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आबिद जुबैरी से पूछा कि क्या आप 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात चाहते हैं, हाँ या ना। तो जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपको कोई ना कोई पोजीशन लेना होगी जुबैरी साहब, ऐसे नहीं चलेगा, हमें भी आइन पर चलना है और आपको भी, यहाँ हमारी या आपकी मर्जी नहीं चल सकती। और फिर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं?
तो वकील आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि 3 नवंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर आज हम 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दे दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? तो वकील आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरख्वास्त में तरामीम कर लें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दे दें? इस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। आबिद ज़ुबैरी ने अदालत को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का हुक्म भी इसी अदालत ने दिया। तो जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन क्या 2 सूबों में इंतखाबात का केस ज़ेर समाअत है? ले आए ना कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त, किसने रोका है? मीडिया पर इलेक्शन केस पर लंबी लंबी बहस होती है। हम केस लगाएं तो इल्ज़ाम, केस ना लगाएं तो भी हम पर इल्ज़ाम। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था। आज वुकला के पास मुकदमे की फाइल ही नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर हमने ताख़ीर करना होती तो फौजी अदालतों के केस में नया बेंच बना देते। अगर हम गलती पर हैं तो मीडिया हम पर उंगली उठाए। केस अदालत में चलाना है या टीवी पर चलाना है? चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि 90 दिनों वाली बात मुमकिन नहीं है, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आपका सारा मुकदमा ही सदर मुमलिकत के इख्तियारात का है। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर तारीख देना सदर का इख्तियार है तो फिर ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताख़ीर के नताइज होंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए कि मसला यही होता है कि जब कोई आईनी इदारा काम ना करे और दूसरे पर डाल दे। चीफ जस्टिस ने वकील आबिद ज़ुबैरी से पूछा कि इतना बता दें कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है? तो आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास तारीख देने का इख्तियार है और आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तारीख देना होती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी बात को घुमा रहे हैं। सदर के पास इख्तियार था तो तारीख उन्होंने क्यों नहीं दी? कोई तो जिम्मेदार है। क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? 90 दिनों में इंतखाबात कराने में ताख़ीर किसने की? इस पर आप उंगली नहीं उठाते। आप कह रहे हैं कि तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। इसका मतलब है कि आप इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 को चैलेंज नहीं कर रहे। अगर सिर्फ इंतखाबात की बात करें तो हम फैसला कर सकते हैं। अगर आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। दुनिया के सारे मसाइल इस दरख्वास्त में ना लाएं। सिर्फ इंतखाबात की बात है तो हम अभी नोटिस कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सवाल यह है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं? इस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हमारा केस 90 दिनों में इंतखाबात का है। आर्टिकल 48 सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है। 90 दिनों में इंतखाबात के आईनी मैंडेट को कोई तब्दील नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत तारीख नहीं देंगे तो फिर तारीख कौन देगा? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी बात बताएं, क्या सदर मुमलिकत ने तारीख दी? अली जफर ने जवाब दिया कि नजरिया ज़रूरत के तहत इंतखाबात वक्त पर कराने के इकदाम करने चाहिए। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अली जफर साहिब की बात से इत्तफाक नहीं। नजरिया ज़रूरत कुछ नहीं होता। जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को बुलाएं। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि ज़ेर इल्तवा 4 दरख्वास्तों में से 3 में सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के मामले पर फरीक बनाया गया है। आईनी दरख्वास्त नंबर 36 में सदर मुमलिकत की ट्वीट का जिक्र है। अगर सदर का इलेक्शन कमीशन के बारे में सोशल मीडिया पर पैगाम दुरुस्त है तो इससे सवालात जन्म लेते हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम सदर मुमलिकत का ही है तो क्या मुल्क को ऐसे पैगामात से चलाया जा सकता है? अदालत ने सवाल उठाया है कि इंतखाबात के अलावा कोई आईनी नुक्ता उठाया गया तो लार्जर बेंच तश्कील देना होगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने यकीन दहानी कराई है कि वो इंतखाबात के मामले तक ही महदूद रहकर दलाइल देंगे। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि वो 3 रुकनी बेंच पर मोतरिज नहीं है। इंतखाबात में ताख़ीर के जिम्मेदारान के तयन के अदालती सवाल पर मुख्तलिफ जवाब आए। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने इतराफ़ किया कि इंतखाबात अब 90 दिन में मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस ये मालूम करने के लिए किया जाता है कि इंतखाबात कब होंगे। जिसके बाद अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पिछले 16 दिनों से गजा मैदान जंग बना हुआ है। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हैं। सैकड़ों ख़ानदान उजड़ चुके हैं। गजा का पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रात को 7 अक्टूबर के बाद की बदतरीन रात करार दिया जा रहा है जो फ़लस्तीनियों ने शदीद बमबारी के साए में गुजारी। अल जज़ीरा को भेजे गए एक वॉइस नोट में गजा की एक रिहायशी खातून ने बताया कि कल की रात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
हम खौफ से काँप रहे थे। हम नहीं जानते थे कि सुबह हम जिंदा उठेंगे या नहीं। हम पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि वो हमें ज़िंदा रखे। उनका मजीद कहना था कि रात को बमबारी तेज़ हुई तो मैंने फ़ौरन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन किया ताकि ये मालूम हो सके कि वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तो जवाब दिया, लेकिन कुछ ने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो मर चुके हैं या उनकी मोबाइल बैटरी का कोई मसला था। गज़ा में कल रात को ये खौफनाक सूरत हाल थी। खुद इसराइली फोर्सेस के मुताबिक कल उसने गज़ा में 320 अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस ने 436 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें से 65% बच्चे हैं। कल रात को इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में पनाह गज़ीनों से भरे हुए एक बड़े कैंप को भी निशाना बनाया और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसके बाद मलबे के नीचे से 30 लाशों को निकाला गया, जबकि इस हमले में 27 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फोर्सेज ने आज पनाह गज़ीनों के 2 मज़ीद कैंप्स खाली करने की धमकी भी दे दी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक गज़ा में 5000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं और 15000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अहम बात यह है कि इसराइली फोर्सेज की बमबारी से जितने लोग शहीद हुए हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। अब तक 2055 बच्चे और 1119 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, जबकि 830 बच्चों समेत 1500 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसराइली बमबारी से तिब्बी अमले के 57 अराकीन मारे गए हैं, जबकि 100 ज़ख्मी हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइली फोर्सेस अस्पतालों और इबादत गाहों को भी निशाना बना रही हैं। गज़ा में आज एक और मस्जिद बमबारी का निशाना बनी, जिसके बाद तबाहशुदा मस्जिदों की तादाद 32 हो गई है। इस सूरत हाल में गज़ा के अस्पताल बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। डॉक्टर्स को गैर मामूली हालात का सामना है। अस्पतालों में न सिर्फ अद्वियात और तिब्बी आलात ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अब ज़ख्मियों को लगाने के लिए खून की कमी का मसला भी पैदा हो गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा के शहरियों और रेड क्रॉस से अपील की है कि वो फौरी तौर पर खून के एहतियात का बंदोबस्त करें। दूसरी तरफ गज़ा पर इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी है। पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन का मसला संगीन होता जा रहा है। ताहम पिछले 3 दिन से रफ़ा क्रॉसिंग के जरिए गज़ा में इमदादी सामान के कुछ ट्रक भेजे गए हैं, जिनकी तादाद गज़ा की आबादी के तनासुब से इंतहाई कम करार दी जा रही है। आज भी इमदादी ट्रकों का एक काफिला रफ़ा क्रॉसिंग से गज़ा में दाखिल हुआ। इसके अलावा इसराइली हुक्काम मुसलसल ये धमकी दे रहे हैं कि उनकी कार्रवाइयाँ सिर्फ फ़िज़ाई बमबारी तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि वो गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन भी करेंगे और हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इसराइली फोर्सेस ज़मीनी ऑपरेशन के लिए गज़ा के बॉर्डर पर मुकम्मल तैयार खड़ी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने गज़ा में घुसने का फैसला नहीं किया। मगर कल रात को इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता जनूबी गज़ा में खान यूनुस में दाखिल हो गया था, लेकिन हमास के जंगजुओं की जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इसराइली फ़ौजी वापस लौट गए। इस झड़प में इसराइल का एक फ़ौजी मारा गया और 3 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। हमास के मुसल्ला विंग कासिम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक झड़प में हमास के फाइटर्स ने 2 इसराइली बुलडोजर्स और एक टैंक को तबाह कर दिया और इसराइली फ़ौज को गज़ा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि खुद इसराइली आर्मी ने भी गज़ा के अंदर इस झड़प में अपने एक फ़ौजी की हलाकत और 3 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि मुतवक्के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस इलाके को क्लियर करने और लाशों की तलाश की खातिर ये कार्रवाई की गई थी। ये तो वाज़ेह है कि इसराइल चाहता है कि वो गज़ा के अंदर दाखिल हो और ज़मीनी ऑपरेशन के ज़रिए हमास के ठिकानों को निशाना बनाए, लेकिन अभी तक उसने ये फैसला नहीं किया है। इसकी एक वजह तो उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसे ज़मीनी ऑपरेशन की सूरत में अपने ज़्यादा नुकसान का खदशा है। तो दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि अमरीका भी इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो फौरी तौर पर गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन ना करे, बल्कि इसके लिए कुछ इंतज़ार करे ताकि हमास की क़ैद में मौजूद यरग़मालियों के हवाले से मुज़ाकरात और अमरीका को अपनी तैयारियों के लिए मज़ीद कुछ वक्त मिल सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतज़ामिया ने इसराइल से कहा है कि यरग़मालियों के हवाले से मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, इसलिए गज़ा पर ज़मीनी ऑपरेशन में ताख़ीर की जाए। अमरीका को इसलिए भी मज़ीद वक्त चाहिए ताकि वो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से ख़ित्ते में अमरीकी मफादात पर हमलों के ख़िलाफ़ तैयारी कर सके, जिनका इसराइल की गज़ा में भरपूर ताकत के इस्तेमाल की सूरत में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। इसके अलावा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता रात को वेस्ट बैंक में मज़ीद 123 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से ज़ायद हो गई है। वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस ने 95 अफराद को शहीद भी कर दिया है, जबकि 1650 अफराद ज़ख्मी हैं। हम बात ये भी है कि कल इसराइली फोर्सेस ने गज़ा की तरह वेस्ट बैंक में भी फ़िज़ाई बमबारी की और पनाह गज़ीन कैंप में कायम एक मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि मस्जिद को हमास के जंगजू इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।